हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। मेरा नाम है विकास यादव एंड गाड़ी आप देख रहे हो टाटा पंच 2026 फेस लिफ्टेड टाटा पंच। पिछले 4 साल में इस गाड़ी को लगभग 7 लाख लोगों ने खरीदा है और ये टाटा की दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। 6 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का अगर आपका बजट है, आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हो तो फिर टाटा पंच को ज़रूर कंसिडर आपको करना चाहिए अपनी लिस्ट में। सो आज इस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में मैं कंप्लीट बातचीत करने वाला हूं कि क्या क्या चीज़ें इसमें नई आई है, क्या क्या इस गाड़ी के पॉजिटिव है। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हो तो क्यों ये गाड़ी आपके लिए अच्छी साबित होगी या फिर क्यों आपको ये गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। इसके कंपटीशन में कौन कौन सी गाड़ी आती है, आपकी रनिंग, आपके यूज के हिसाब से क्या ये गाड़ी आपको सूट करेगी नहीं करेगी, सब चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में हम बात करने वाले हैं। फीचर्स के बारे में भी बात करूंगा। ऑल्सो मैं ड्राइव रिव्यू जो है वो आज करने वाला हूं। ये पेट्रोल है हमारे पास, टर्बो पेट्रोल जो नया इंजन आया है। सीएनजी का भी ड्राइव रिव्यू हम करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। सो इस वीडियो में होगा पूरा एकदम फीचर्स के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, वेरिएंट कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, सब चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। एंड सीएनजी वाली जो वीडियो आएगी उसमें सीएनजी का ड्राइव रिव्यू होने वाला है। पेट्रोल का आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो चाबी से शुरुआत करते हैं। ये वाली चाबी आपको मिलेगी, सॉरी आगे की तरफ से दिखाता हूँ। लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प एंड बूट को अनलॉक करने के लिए एक बटन मिलता है, तो जैसे ही आप ये प्रेस करोगे आपका बूट अनलॉक हो जाएगा। पीछे जाके आप बूट को ओपन कर सकते हो। गाड़ी जो आप मेरे सामने देख रहे हो टॉप एंड वेरिएंट है, अकम्प्लिश्ड प्लस एस के नाम से अब टॉप एंड आएगा। पहले आपने क्रिएटिव के नाम से सुना होगा। ऑल्सो बेस वेरिएंट अगर आप लेने जाओगे तो अभी प्योर बेस वेरिएंट नहीं है, अभी स्मार्ट बेस वेरिएंट है। गाड़ी का प्राइस है 5,59,000 रुपये, 5.59 लाख रुपीज़। एक्स शोरूम टॉप 5 सिटीज़ के प्राइस जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ऑल्सो अगर आपको अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हो अपनी सिटी का नाम। पेट्रोल 1.2 नेचुरल एस्पिरेट जो आता था वो आएगा। 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो नेक्सॉन वाला है 120 PS पावर जनरेट करता है, वो भी इस गाड़ी में मिलेगा। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ सिर्फ दिया जाएगा और एडवेंचर वेरिएंट एंड अकम्प्लिश्ड प्लस एस वेरिएंट सिर्फ 2 वेरिएंट में ही ऑफर किया जाएगा। अगर एडवेंचर वेरिएंट लेना चाहते हो तो 8,29,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत आपको देनी पड़ेगी। ऑन रोड जितने भी प्राइस है वो सब आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। नॉर्मल पेट्रोल के ऊपर अगर ये टर्बो पेट्रोल लेते हो तो लगभग 70,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप सीएनजी लेना चाहते हो तो लगभग 1,10,000 रुपये के करीब करीब आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ओके, एएमटी गियरबॉक्स लेना चाहते हो मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर तो लगभग 55,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जो 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेट पेट्रोल है वो आपको सभी वेरिएंट्स में ऑफ़र किया जाएगा, जबकि टर्बो मैंने आपको बताया 2 वेरिएंट्स में है। एंड सीएनजी के साथ अगर आप एएमटी लेते हो तो उसके भी लिमिटेड वेरिएंट्स जो है वो मिलने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें बदली है इस गाड़ी में और क्या चीज़ें कहाँ पे कैसी है। सबसे पहले तो फ्रंट फेस जो है वो पूरा चेंज हो चुका है। हमने हालांकि डिटेल वॉक राउंड किया था बट वो काफ़ी जल्दबाजी में किया था और सीएनजी वेरिएंट्स का किया था, तो कुछ कुछ डिटेल्स चीज़ें जो है वो मैं कवर नहीं कर पाया था, इस वजह से आज मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। तो फ्रंट का फेस जो है वो कंप्लीट आपको नया दिखेगा। यहाँ पे बम्पर का डिज़ाइन बदल दिया है, नई ग्रिल आई है। ऑल्सो ऊपर जो कनेक्टिंग ग्रिल है वो भी डिफरेंट है। टाटा का लोगो यहाँ पे प्लेस किया गया है और थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे आप तो एक कट सा आपको दिखने वाला है। लगभग 4 कलर ऑप्शन नए आए हैं और टोटल 6 कलर के ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। टॉप एंड वेरिएंट में सारे के सारे ड्यूल टोन मिलने वाले हैं। स्मार्ट वेरिएंट में पहले आपको सिर्फ 2 ही कलर ऑप्शन मिलते थे, लेकिन अब आपको बेस वेरिएंट से 4 कलर ऑप्शन मिलेंगे और बेस के ऊपर आपको 6 कलर के ऑप्शंस मिलने वाले हैं। नई चीज़ें क्या है, डीआरएस देखोगे आप तो यहाँ पे इंडिकेटर फिलहाल जल रहे हैं बट यही आपके डीआरएस में कन्वर्ट हो जाएंगे। काफ़ी सुंदर दिखती है गाड़ी। नीचे अपने पास आ जाते हैं एलईडी बेस हेडलैम्प। एलईडी बेस हेडलैम्प्स भी आपको स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिलने वाले हैं, बट ये आपकी बाई फंक्शनल एलईडीज नहीं है जैसा कि आपने नेक्सॉन के ऊपर वाले वेरिएंट्स में देखी है, वो ये नहीं है। ये जो एलईडी आप देख रहे हो नेक्सॉन के नीचे वाले वेरिएंट्स में थी, यानी कि ये जो बड़ा पार्ट आप देख रहे हो यहाँ से इस तरफ का, ये आपका लो बीम के लिए काम करेगा एंड ये छोटा वाला पार्ट आपका हाई बीम के लिए काम करेगा। सो डिफरेंट एलईडीज आपको दोनों
के लिए मिलती है। देन नीचे आपको फॉग लैंप्स मिलने वाले हैं। फॉग लैंप्स में कॉर्निंग फॉग लैंप के फीचर जो है वो मिलने वाले हैं। कॉर्निंग फॉग लैंप क्या होते हैं, अगर मैं इसका स्टीयरिंग अभी लेफ्ट में काटता हूँ तो मेरे को वो वाला जो है फॉग लैंप वो जलेगा, ये वाला बंद हो जाएगा। स्टीयरिंग सीधा रहता है तो फिर अपने दोनों फॉग लैंप जो है वो जलने वाले, तो उसको कहते हैं कॉर्निंग फॉग लैंप। जब आप कोई टर्न लेते हो तो वहाँ पे हेल्प करते हैं, लाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा विजिबिलिटी आती है, उस वजह से टर्न लेने में आपको आसानी होती है। ठीक है, अब एक और नया फीचर जो कि काफ़ी डिमांडिंग है वो है 360 डिग्री कैमरा, तो इसके फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको साथ साथ ये बताता रहूँगा जो मेन फीचर्स हैं उनके बारे में कि वो कौन से वेरिएंट से शुरू हो रहे हैं। अगर आप सोचोगे भाई 360 भी मिल रहा है, एलईडी लाइटें भी मिल रही है, अलॉय व्हील भी मिल रहे हैं, तो फिर तो मैं पंच ले लूँगा। प्राइस मैं आपको बताऊँगा 6.5 लाख रुपये। आप सोचोगे यार 6.5 लाख रुपये में सब कुछ मिल जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। जो मेन फीचर्स है उनके मैं आपको वेरिएंट्स बताता चलूँगा ताकि आपको एक क्लियरिटी रहे कि हाँ जी ये फीचर चाहिए तो फिर ये वेरिएंट तक जाना पड़ेगा। सो ये सामने 360 डिग्री कैमरा का जो फीचर आप देख रहे हो ये एडवेंचर वेरिएंट से ऑफर किया जाएगा एंड एलईडी बेस लाइटें आपको बेस वेरिएंट से ऑफर की जाएंगी। एंड देन जो एलईडी बेस फॉग लैंप आप देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ऑफर किया जाएगा। उसके अलावा सामने से जो बेस वेरिएंट है वो आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, कोई बड़े चेंजेस नहीं है। टो हुक जो है वो सामने की तरफ दिया जाता है टाटा पंच में, पीछे की तरफ नहीं मिलता। इसमें मैं चेक करके बताऊंगा, बट पुरानी वाली में पीछे की तरफ टो हुक नहीं दिया जाता, जिस वजह से अगर आपकी गाड़ी कहीं फंसती है तो आपको मुश्किल जो है वो हो जाएगी। हमारे साथ हुआ है, इस वजह से मेरे को ये चीज़ याद आ गई। साइड डिज़ाइन पे आते हैं। साइड डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल आपको पहले वाली पंच के जैसा ही दिखने वाला है, बड़ी कोई भी अपडेट आपको एज सच नहीं दिखेगी। लेकिन अलॉय का डिज़ाइन मेरे को काफ़ी सुंदर दिख रहा है। एक काइंड ऑफ सफारी वाली फील जो है ना वो इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स आपको देने वाले हैं। 195/60 R16 का आप देख रहे हो टायर का सेक्शन। अब जो 16 इंच के व्हील्स है वो अकम्पलिश्ड एंड अकम्पलिश्ड प्लस सिर्फ ऊपर वाले 2 वेरिएंट में मिलने वाले हैं। उसके नीचे आपको 15 इंच के ही व्हील मिलेंगे। कुछ वेरिएंट्स में हाइपर स्टाइल्ड व्हील है एंड बिल्कुल जो बेस वेरिएंट्स है उनमें आपको नॉर्मल व्हील्स मिलेंगे। 15 इंच का ही आपको स्पेयर व्हील मिलने वाला है गाड़ी के साथ, लेकिन वो भी आपको स्मार्ट एंड प्योर वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। तो अब आप सीएनजी लो, आप पेट्रोल लो, आप जो भी लो, लेकिन आपको जो नीचे वाले वेरिएंट्स है वहाँ पे टायर इन्फ्लेटर किट ही मिलने वाली है। मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में कि कौन सा वेरिएंट आप खरीद सकते हो, कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी भी है या फिर फीचर पैक्ड भी है। देन उसके बाद जो क्लैडिंग्स थी पंच की वो बरकरार रखी गई है। मुझे इनसे थोड़ी सी शिकायत ये है कि ओवर द टाइम हल्की वाइटिश फील होती है, जिस वजह से गाड़ी की ओवरऑल जो लुक एंड फील है वो कम होती है। तो बड़े साइज़ की क्लैडिंग्स कहीं ना कहीं वो थोड़ा एक गाड़ी को ना पुराना दिखाती है, बस वो एक चीज़ यहाँ पे है। ब्रेजा और पंच के साथ ये दिक्कत है, बाकी सब गाड़ियों में ठीक है। ये 360 डिग्री कैमरा अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑल्सो ये कैमरा आपका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के लिए काम करेगा, यानी कि जब भी आप इंडिकेटर अपना दोगे किसी भी तरफ का, लेफ्ट या राइट का, तो आपकी जो डिस्प्ले है सेंटर वाली, जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वहाँ पे कैमरा प्रोजेक्ट होता हुआ दिखेगा। अब इंडिकेटर एलईडी दिए जाते हैं, ये जो है आपके ओआरएम ये ग्लोसी ब्लैक कलर के दिए जाते हैं, लेकिन नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको ये नहीं मिलेंगे, ना बॉडी कलर मिलेंगे ना ग्लोसी ब्लैक मिलेंगे। ऑल्सो जो डोर हैंडल आप देख रहे हो ये भी आपके बॉडी कलर नहीं आते प्योर वेरिएंट तक। गाड़ी की जो लेंथ है वो लगभग 40 mm से बड़ी है, वो सिर्फ बम्पर के डिज़ाइन की वजह से जो है वो बढ़ाई गई है। उसके अलावा डायमेंशंस में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस हालांकि इसका बढ़ा है, पहले 187 mm आता था, लेकिन अब आपको 193 mm जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। तो थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस में बढ़ोतरी जो है वो आपको दिखेगी। और पंच ना जाने ही अपने ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से जाती है, अपनी एसयूवी वाली फील की वजह से जानी जाती है, क्योंकि देखो जिस तरह के एरिया में हम रह रहे हैं ना वहाँ पे गड्ढे बहुत है, और गड्ढों में सेडान का निकलना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। इस वजह से ही जो एसयूवी टाइप गाड़ियाँ हैं, फिर चाहे वो माइक्रो एसयूवी हो, कॉम्पैक्ट एसयूवी हो, ये टाइप की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा सेल होती है और लोग इनको ही खरीदते हैं, क्योंकि नो टेंशन होके चलना है भाई सबको। किसी को ये नहीं है कि गड्ढा आ गया तो मैं क्या करूँगा, मेरी गाड़ी नीचे से टकरा जाएगी, तो वो टेंशन से दूर होके और ये वाली गाड़ियाँ खरीदते हैं। बड़ी आराम से अपने चलते हैं, कोई भी ब्रेकर है कुछ है कोई दिक्कत नहीं है।
पीछे का डिज़ाइन भी कंप्लीट चेंज है। लाइटें आप देख रहे हो तो यहाँ पे कनेक्टिंग लाइट्स का फीचर जो है वो आपको मिलता है, लेकिन अगेन ये भी आपको टॉप के 2 वेरिएंट में मिलने वाला है, उसके नीचे ऑफ़र नहीं किया जाएगा। ये वाली आपकी ब्रेक लाइट्स होने वाली है, यहाँ पे आपको सेंटर में मिल जाएगी एंड नीचे यहाँ पे ये वाली आपकी रिवर्स लाइट जो है वो होने वाली है। अभी भी 2 पार्किंग सेंसर्स ही दिए जाते हैं गाड़ी में। टर्बो वेरिएंट है, सो आई टर्बो की ब्रांडिंग जो है वो आपको दिख जाएगी एंड पंच की ब्रांडिंग आपको कुछ ऐसी दिखती है। ओवरऑल गाड़ी दिखने में अच्छी लग रही है, पहले के मुकाबले मुझे थोड़ी सी बेटर लग रही है बिकॉज ऑफ द एलईडी लाइट सेटअप। थोड़ा सा वो एक मॉडर्न फील है ना गाड़ी में, वो कहीं ना कहीं दिख जा रही है। और अपना गैंडा यहाँ पे भी है और ऑल्सो एक जगह और दिखाता हूँ मैं आपको जो इन्होंने नया अभी दिया है, तो यहाँ पे भी आपको एक ये मार्किंग दिख जाएगी जो कि अच्छी लगती है। ये चीज़ें छोटी छोटी टाटा करता रहता है अपनी सभी गाड़ियों में, तो वो आपको कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। रियर डिफॉगर आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलता, प्योर वेरिएंट से मिल जाएगा और वाइपर फिर आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिलेगा। आई थिंक कि प्योर एस से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। ओके, अब इसके बाद आती है बूट स्पेस की। तो 366 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलने वाला है। पेट्रोल अगर आप लेते हो, टर्बो पेट्रोल लो, नॉर्मल पेट्रोल लो, आपको सेम ही मिलेगा। बट अगर आप सीएनजी लेते हो तो फिर आपके पास 210 लीटर के समथिंग का बूट स्पेस जो है वो मिल जाता है। अब सीएनजी में मैंने बताया नीचे वाले वेरिएंट यानी कि प्योर एंड स्मार्ट, इन 2 वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलेगा स्पेयर व्हील, लेकिन उसके ऊपर अगर आप सीएनजी भी लेते हो तो भी आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा और वो नीचे की तरफ माउंट किया हुआ दिखेगा। पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों आप यहाँ से फिल करवा पाओगे। 37 लीटर का पेट्रोल टैंक आता है एंड 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी वाले सीएनजी टैंक्स जो है वो दिए जाते हैं। तो अंदाजन आपके पास 7, 8, 9 किलो के आसपास की गैस जो है वो आ जाएगी। गाड़ी माइलेज कितनी देती है वो भी बताएंगे, एएमटी में कितनी माइलेज देती है वो भी टेस्ट करके बताएंगे। और ये वाले डोर हैंडल अभी भी चेंज नहीं किए गए हैं। मुझे थोड़े से वो कन्वेंशनल अपने होते हैं यहाँ वाले, वही बढ़िया लगते हैं, बट ठीक अब जैसे है भाई ऐसी है। 90 डिग्री डोर ओपनिंग अभी भी बरकरार है, तो सारे डोर 90 डिग्री खुलेंगे, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट होने के बावजूद भी पूरी गाड़ी में हार्ड प्लास्टिक है। मैंने एक रील डाली थी लॉन्च के टाइम पे कि भाई हार्ड प्लास्टिक को चेंज करके थोड़ा सॉफ्ट टच जो है वो देना चाहिए था। तो किसी ने कमेंट किया था कि अब आपको 10 लाख रुपए की गाड़ी में भी सॉफ्ट टच चाहिए, तो जी बिल्कुल चाहिए। टॉप एंड वेरिएंट है, लगभग आप मान के चलो ये ऑन रोड 11.5 लाख रुपये के आसपास जो है वो चला जाएगा। सीएनजी में लेते हो, सीएनजी में सेम ही है सब कुछ, तो 11.5-12 लाख रुपये का चला जाता है और वहाँ पर सॉफ्ट टच नहीं है। जबकि इस सेगमेंट में एक निसान मैग्नाइट भी आती है जिसके डोर्स पे, डैशबोर्ड पे, सीट्स पे सब कहीं आपको लेदर फिनिश मिलती है, तो चाहिए तो सही उसमें कोई वो नहीं है। 4 स्पीकर 4 ट्विटर आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं। आपको प्योर वेरिएंट से 4 स्पीकर मिल जाते हैं, हालांकि प्योर वेरिएंट में आपको कोई भी साउंड सिस्टम ऑफ़र नहीं किया जाता। सीटें देख लो, सीटें दिखने में काफ़ी अच्छी है, ऑल्सो दिखने में नहीं, कुशन क्वालिटी भी बढ़िया है एंड स्पेस वगैरह जो है वो भी पंच में काफ़ी डिसेंट है। सीट बेल्ट इसलिए लगाई हुई है क्योंकि लोड सेंसर नहीं आते, तो अगर सीट बेल्ट हटी होगी तो गाड़ी जब चलेगी तो थोड़ी देर तक जो है वो बीप 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 की आपको आवाज़ सुनाई देती रहेगी। आर्मरेस्ट आता है लेकिन कप होल्डर ऑफर नहीं किए जाते एंड यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 3 हेडरेस्ट भी नहीं दिए जाते। पुरानी वाली पंच में सिर्फ 2 एयरबैग आते थे, लेकिन अब की बार आपको 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से ऑफर किए जाएंगे एंड मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स जो है वो भी आपको बेस वेरिएंट से ऑफर किए जाएंगे, लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हो गया, हिल होल असिस्ट हो गया। क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा डिटेल में। और टीपीएमएस के फीचर जो है वो भी यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं। बेस वेरिएंट अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो मैं आपको कहूँगा कि बेस वेरिएंट आप परचेज़ ना करें। अगर आपका थोड़ा भी बजट जो है वो ऊपर जा सकता है तो आप फिर ऊपर वाले वेरिएंट्स पे जाएं। कौन से पे जाना चाहिए वो भी थोड़ी देर में बात करेंगे। स्पेस देख लो, सामने वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, अच्छा नी रूम है, अच्छा लेग रूम है। थाई सपोर्ट का कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट्स वाली सीटें आपको पीछे और सामने दोनों तरफ ऑफ़र की जाएगी। पॉकेट्स है एंड सीटें कंप्लीट फैब्रिक ही आपको ऑफ़र की जाएगी। पीछे एक कमी और है, वो ये है कि कोई भी लाइट पीछे ऑफ़र नहीं की जाती, सिर्फ सामने वाली लाइट से काम चलाना पड़ेगा। अब अगेन मैं कहूँगा कि 10-10.5 लाख रुपए की गाड़ी है और पीछे लाइट नहीं है, तो छोटी सी कमी है, बट होनी चाहिए थी लाइट। रियर एसी वेंट्स आपको ऑफ़र किए गए हैं एंड ये भी आपको बेस वेरिएंट में ऑफ़र नहीं किए जाएंगे, उसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिल जाएंगे। 15 वोल्ट का टाइप सी का सॉकेट एक आप नीचे की तरफ देख रहे हो। गाड़ी में बड़ा हम्प नहीं है बिल्कुल भी, और पैर भी आप देखोगे
तो ठीक ठीक जो है वो एडजस्ट हो जाता है। यानी कि अगर आप 3 बंदे बिठाना चाहो पंच में तो बिठा सकते हो, कंफर्टेबल तो नहीं बट आराम से बैठ के थोड़ी दूरी तय कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और जो मैं बार बार मेंशन करता आ रहा हूँ वो है कि डोर हैंडल्स चेंज कर दिए हैं अब की बार टाटा पंच में। पहले वाले डोर हैंडल्स में ये लॉक अनलॉक के लिए अलग से ये नॉब नहीं आता था, और कितनी भी गाड़ी स्पीड में चल रही हो अगर किसी ने एक खींच दिया तो डोर खुल जाता था, जिस वजह से बच्चों का सबसे ज़्यादा खतरा होता था। काफ़ी लोग कमेंट ये भी कर रहे हैं कि भैया चाइल्ड लॉक होता है, आपको पता नहीं है, वीडियो तब बनाया करो जब पता हो। तो भाई मुझे पता है चाइल्ड लॉक का, लेकिन हर बार चाइल्ड लॉक ऑन करना और उसे ऑफ़ करना अपने आप में एक हैक्टिक चीज़ है, इतनी चीज़ें ध्यान नहीं रहती। तो हम बार बार बोलते थे कि भाई डोर हैंडल्स चेंज किए जाए। ऑल्ट्रोज में कर दिए थे और अब पंच का फेस लिफ्ट आया तो पंच में भी डोर हैंडल्स चेंज कर दिए हैं। वेल डन टाटा। ये काम वही है यार, रिव्यू अगर आप दोगे ना चीज़ों का तो कंपनी भी जो है उसको देखती है, सब चीज़ें देखती है कंपनी। ऐसा नहीं है कि किसी की वीडियो ना देखती हो, पूरा मॉनिटर करती है और जो जो चीज़ें उनको लगती है कि हाँ ये चीज़ सब पॉइंट आउट कर रहे हैं तो उस चीज़ को चेंज भी करती है। पिछले वाले डोर तो ठीक है, 90 डिग्री मेरे को वो लगता है कि सही है भाई, देने चाहिए। बट सामने वाले डोर जब आप 90 डिग्री देते हो तो ये डोर पूरा खुल गया ना तो मेरी रीच से काफ़ी बाहर चला जाएगा। ठीक है, मेरे को पूरा झुक के इस डोर को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके ये डोर पकड़ में आता है। ऑल्ट्रोज में भी सेम है, पंच में भी सेम है। तो सामने वाले आई थिंक कि इतने तक ही खुले तो थोड़ा बेटर रहेगा। अब उसके बाद अगर आए अपन डैशबोर्ड पे, सो डैशबोर्ड से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ जो कि उतर के ही दिखाई जाएगी। तो सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन, ये वाला ना प्योर प्लस वेरिएंट से आपको ऑफर किया जाएगा, नीचे वाले 2 वेरिएंट में नहीं मिलता। और पंच की सीटिंग मैं कहूँगा अगर आपकी हाइट कम है तो आपको फिर थोड़ा सा लो सीटिंग लगने वाली है। अगर कोई लेडी आपके घर में गाड़ी चलाएगी या फिर आपकी जो है फैमिली की एवरेज हाइट कम है तो आप फिर हाइट एडजस्टमेंट सीट वाला जो वेरिएंट है उसको चूज़ करें, क्योंकि वो ड्राइविंग में काफ़ी हेल्प करता है, विजिबिलिटी ओवरऑल काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। तो ये आपको प्योर प्लस वेरिएंट से मिलेगा। सीटें आप देख लो, यहाँ पे एक्सटेंडेड थाई स्पोर्ट वाली सीटें आपको मिलने वाली है, काफ़ी बढ़िया बकेट फिट सीटें हैं और एकदम बड़े बड़े साइड कुशन्स जो है वो दिए गए हैं। कुशनी सीटें हैं, अच्छी कंफर्टेबल सीटें आपको डेफिनेटली ये लगने वाली है। 6 एयरबैग बता दिया कि स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको ऑफर किए जाएंगे अब, एंड मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। ऑल्सो टाटा पंच टाटा की सेफेस्ट गाड़ी है अगर आप देखते हो 10 लाख रुपए के अंदर, एंड उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी आपको मैं यहीं से दिखा देता हूँ। हम अभी पुणे में हैं एंड नीचे पूरा टाटा का ये ऑफ रोड जोन है, हमने अभी काफ़ी ऑफ रोडिंग की है, उससे रिलेटेड जो है वो कुछ क्लिप्स आपको मिल जाएगी। एंड ये टाटा पंच की चैसी के नीचे इन्होंने टाटा पंच को ही लटका रखा है। दिखाने का रीज़न ये था कि सेफ्टी भी काफ़ी ज़रूरी है, एंड सेफ्टी अगर आपको चाहिए तो ये वन ऑफ द सेफेस्ट कार है 10 लाख रुपए की रेंज में। चलिए तो अब इसके बाद बात करते हैं एक बार डैशबोर्ड की, फिर अपन एक बार MID वगैरह ऑन करके उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो डैशबोर्ड पे अगेन हार्ड प्लास्टिक है, मटेरियल क्वालिटी मुझे पर्सनली उतनी बढ़िया नहीं लगती, प्लास्टिक की क्वालिटी मैं बात कर रहा हूँ वो उतनी बढ़िया नहीं है। और एक चीज़, ये जो वाइट पार्ट है ना ये काफ़ी ब्राइट वाइट लग रहा है जो कि मैच नहीं हो रहा है इस पूरे ओवरऑल थीम से। ये वाला अच्छा लग रहा है, इसके जैसा ही अगर कुछ यहाँ पे होता तो बढ़िया रहता, बट ये एकदम ही वाइट पेंटेड पार्ट है। ग्लोसी ब्लैक पैनल में दिखाना चाह रहा था गाड़ी ऑन करने से पहले, तो आपके पास यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक पैनल है, ये तो स्क्रीन तो ग्लोसी ब्लैक है ही, उसके अलावा ये स्टीयरिंग के ऊपर ग्लोसी, ये बटन्स आपके ग्लोसी ब्लैक, सब चीज़ें आप देखोगे तो मल्टीपल चीज़ें आपको ग्लोसी ब्लैक कलर में मिलने वाली है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि गाड़ी थोड़ी सी लग्जूरियस लुक देती है। नुकसान कहाँ है? फिंगरप्रिंट के मार्क्स सब ज़्यादा आएंगे, स्क्रैच मार्क्स जो है वो ओवर द टाइम आ जाएंगे और फिर पैनल लगने लगेगा ख़राब। तो थोड़ा सा टेक केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। कुछ गार्ड वगैरह जो है अगर आप इनके ऊपर लगवा लो तो आपके लिए काफ़ी बेहतर वो होगा। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे दिया गया है, एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो आपको अकम्प्लिश्ड वेरिएंट से मिलने वाला है। अब बेस वेरिएंट में आपको कीलेस एंट्री के फीचर मिल जाते हैं, यानी कि वो रिमोट की मिलेगी जिसमें 3 बटन आते हैं टाटा के, तो चाबी लगा के घुमाने की ज़रूरत नहीं है जो कि पिछले वाली गाड़ी में था, यानी कि पिछले वाली पंच के बेस वेरिएंट में था। तो वो चीज़ें चेंज कर दी है, बढ़िया चीज़ है। लेकिन पावर विंडोज़ जो है वो आपको बेस वेरिएंट में अभी भी सिर्फ 2 ही मिलती है, पीछे वाली विंडोज़ को आपको ऐसे खोलना पड़ेगा। LED लाइट मिल रही है बेस वेरिएंट में लेकिन पावर विंडोज़ नहीं, तो ये कहीं ना कहीं कमी है, वो भी देनी चाहिए थी।
प्राइस बढ़ जाता, बिल्कुल बढ़ जाता, 5-7 हज़ार रुपये और बढ़ जाते, बट आई थिंक कि वो नेसेसरी फीचर्स है, देने चाहिए यार। अब पावर विंडो का ज़माना है, एलईडी लाइट आप दे रहे हो, तो मैनुअल थोड़ा और लगता है। चलिए तो अब गाड़ी स्टार्ट करते हुए ही बात करेंगे, क्योंकि है तो जनवरी का महीना, लेकिन हम पुणे में हैं और टेम्परेचर हो रहा है यहाँ का 32 डिग्री। आउटसाइड टेम्परेचर भाई काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी एकदम चिलचिलाती हुई धूप है। स्टीयरिंग व्हील नया आ चुका है, टियागो वगैरह में आपने देख लिया था, अभी पंच में भी देख लो। सो इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील, लेफ्ट साइड में मीडिया से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स है, राइट साइड में आपके पास क्रूज कंट्रोल और एमआईडी को कंट्रोल करने के लिए बटन है। क्या क्या बटन है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो ये आपका फ़ोन उठाने के लिए है, ये आपका फ़ोन रखने के लिए है, ये आपका कनेक्टिविटी के लिए है, ये ट्रैक चेंज के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन म्यूट करने के लिए इस बटन को आप प्रेस कर सकते हो, एंड ये वॉइस कमांड के लिए। उसके बाद स्टीयरिंग आपका सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के हिसाब से ही होगा, यानी कि ऊपर की तरफ खिंच के नहीं आएगा, ऊपर नीचे आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। लेफ्ट साइड में रेन सेंसिंग वाइपर जो है उसके ऑप्शन है, एंड राइट साइड में आपके पास हेडलैम्प के ऑप्शन जो है वो मिलते हैं। अब जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प है एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स है, ये आपको प्योर प्लस एस वेरिएंट से मिलने लग जाते हैं। सनरूफ वाले वेरिएंट्स में जनरली जो है वो टाटा ऑफर करती है। फिर बात आती है इस एमआईडी की, तो ये एमआईडी भी आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ऑफर की जाएगी, उसके नीचे आपको बेसिक एमआईडी मिलने वाली है। ये बीच वाली देख रहे हो आप, ये स्क्रीन है, बाकी यहाँ पे आपका टैकोमीटर है, उस तरफ आपकी फ्यूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी दिखाती है। एंड इसमें क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो, तो नीचे म्यूजिक आपका कौन सा चलेगा वो देख सकते हो, ऑडियो की रीडिंग एंड डिस्टेंस टू एम्पटी, यानी कि इस फ्यूल में कितनी चलेगी, अभी तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है क्या है वो भी दिखा रहा है। और बाकी कुछ और चीज़ें आप देख सकते हो। टीपीएमएस वगैरह के फीचर जो है वो मैंने आपको बताया था कि वो दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे ये दिखाएगा, ठीक है। सो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे दिख रही है। हॉर्न आप सुन रहे हो क्योंकि ये मेरे से गलती से प्रेस हो रहा है, सो कुछ ऐसा हॉर्न जो है वो आपको ऑफर किया जाता है। ये वाली स्क्रीन की बात करते हैं, 10.25 इंच की ये स्क्रीन है, अकम्प्लिश्ड वेरिएंट से ऑफर की जाएगी। उसके नीचे आपको 8 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है। अब शायद मैंने किसी वीडियो में बोल दिया था कि हरमन वाली स्क्रीन मिलेगी, बट नहीं, हरमन वाली नहीं मिलेगी। एक ब्रांड न्यू स्क्रीन है, अभी तक टाटा की हमने किसी भी गाड़ी में उसको नहीं देखा है, तो वो मिलेगी आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ। एंड वो स्क्रीन प्योर प्लस वेरिएंट से लेके और फिर अपने ये एडवेंचर प्लस वेरिएंट तक वहाँ मिलेगी। बेस के 2 वेरिएंट्स में कोई स्क्रीन, कोई म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया जाएगा। ओके, ये वाली स्क्रीन का थीम मुझे थोड़ा सा कम पसंद है, ये ब्लू कलर वाला, जबकि टाटा की जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनमें वो थोड़ा डिफरेंट थीम आता है, वो ज़्यादा बेटर लगता है, तो वो अगर टाटा देती तो थोड़ा बेटर होता। बट हाँ, स्क्रीन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, अच्छी है, कभी अभी तक तो जो है वो लैग नहीं किया है। ऑल्सो एप्पल कारप्ले वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़िया से चलते हैं, और स्क्रीन की क्वालिटी एकदम HD आपको मिलने वाली है। स्क्रीन से आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, काफ़ी बढ़िया से काम करती है। AC के कंट्रोल्स आप यहाँ से भी देख सकते हो सारे के सारे। ऑल्सो नीचे पैनल जो है वहाँ पे भी मिलते हैं AC के सारे कंट्रोल्स, तो ये कुछ है। उसके अलावा IRA कनेक्टिविटी जो है वो आपको दी जाएगी टॉप एंड वेरिएंट्स में, तो आप अपने फ़ोन की मदद से भी काफ़ी कुछ चीज़ें देख सकते हो, कर सकते हो। ये स्क्रीन सेवर है, अगर आप यहाँ स्वाइप करोगे तो फिर आप इसके सारे फंक्शंस जो है उनको टॉगल कर सकते हो। ओके, नीचे AC वेंट्स है, AC वेंट्स आपको 2 मिलते हैं, सेंटर में आपको ये कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा मतलब वो डिज़ाइन पीस है। एंड कोई भी हार्ड बटन्स जो है इस स्क्रीन के लिए यहाँ पे नहीं आते। पहले टाटा की गाड़ियों में जो है यहाँ पे कुछ बटन्स आते थे जो कि मीडिया के कंट्रोल्स के लिए काम करते थे, बट अभी वो सारे बटन्स धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। अब ये पैनल आप जो देख रहे हो ये आपको नया पैनल मिलता है, ये भी टच पैनल है पूरा, 2 बटन्स आपको हार्ड मिलते हैं, ये वाला और ये वाला। अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले इसको क्लीन किया था और फिर से ये कैमरा में काफ़ी ज़्यादा दिखती है मिट्टी, तो ग्लोसी ब्लैक होने की वजह से जो है थोड़ा सी डस्ट पार्टिकल ज़्यादा चिपकते हैं। बटन्स के बारे में बात करते हैं, ये फ्रंट फॉग लैम्प का बटन है, आप प्रेस करोगे तो आपके फॉग लैम्प जल जाएंगे, बट फॉग लैम्प जलाने के लिए आपकी हेडलाइट ऑन होनी चाहिए। तो अभी मैं जैसे प्रेस कर रहा हूँ ये जल नहीं रहे हैं। एक बार मैं अगर हेडलाइट ऑन कर दूँ, तो ये मैंने हेडलाइट ऑन कर दी है, देखोगे आप तो कंप्लीट पैनल डिम हो गया है और यहाँ पे अब ग्रीन जो है वो आ गया है, तो फॉग लैंप अपने जल गए हैं। एक सेकंड, मैं फिर से हेडलाइट बंद करूँगा ताकि आपको दिख पाए।
देन आपके पास एक ये हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन है। अगर ये ऑन रहेगा तो गाड़ी जब आपकी हिल से नीचे उतरेगी तो अपने आप ब्रेक करती हुई चलेगी, तो उसके फीचर्स आते हैं। हज़ार्ड बटन की प्लेसमेंट यहाँ पे है। ये हार्ड होना चाहिए था, ये एक बटन तो मुझे लगता है कि हार्ड होना चाहिए था। गाड़ी को अगर आपको लॉक अनलॉक करना है तो फिर यहाँ पे ये बटन आपको मिलता है, और 360 डिग्री कैमरा अगर आपको चलाना है तो ये आपको एक बटन मिलता है। कैमरा की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। टाटा की सभी गाड़ियों में कैमरा की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया आती है। अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ जो है वो आपको दिया जाता है, तो जितना आप स्टीयरिंग घुमाओगे ये आपको अच्छे से गाइड करेगा कि उस जगह में आपकी गाड़ी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। देन फिर आप अगर और नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेस कूलिंग के बटन हैं, एंड आपके रियर डिफोगर फ्रंट डिफोगर के बटन हैं। ये आपकी गाड़ी की हवा अंदर के अंदर रहे वो वाले सिस्टम जो है वो यहाँ पे है, और अपने पास मोड्स वगैरह के एसी को ऑफ करने के ये सारे बटन्स जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑटोमेटिक एसी भी आपका एडवेंचर वेरिएंट से ऑफर किया जाएगा, उसके नीचे आपके पास नॉर्मल एसी आएगा। अब वायरलेस चार्जर का ऑप्शन है। 65 वोल्ट का टाइप सी का सॉकेट ऑफर किया गया है, ये भी आपको प्योर प्लस वेरिएंट से ऑफर किया जाएगा। एक ही आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, और 12 वोल्ट का सॉकेट। 6 स्पीड का जो मैनुअल ट्रांसमिशन आप देख रहे हो ये मिलेगा आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल लेते हो जो कि पहले आप लेते थे, तो उसमें अभी भी आपके पास बेसिक वाला है, यानी कि 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वही ऑफ़र किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कप होल्डर्स जो है वो दिए गए हैं। आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट स्लाइड हो जाता है आपका, और रियर एसी वेंट्स एंड आर्मरेस्ट बेस वेरिएंट में ऑफ़र नहीं किए जाएंगे। प्योर वेरिएंट से, सॉरी स्मार्ट नहीं, प्योर वेरिएंट से आपको मिलने वाले हैं। तो ये सब कुछ था भाई इस टाटा पंच के बारे में। 2-3 चीज़ें और रहेगी, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑटो डिमिंग IRVM हो गया, ठीक है, ये अब के बाद नया आया है। ये मैनुअल वाला जो है वो नीचे वाले वेरिएंट्स में मिलेगा, और सबसे बेस वेरिएंट में आपको मैनुअल भी नहीं मिलने वाला। ऑल्सो यहाँ पे लाइट LED बेस आई है। लाइटें हमने काफ़ी बार पॉइंट आउट की है कि थोड़ी सी अच्छी लाइटें चाहिए, थोड़ी सी अच्छी लाइटें चाहिए, तो सिएरा में जो है वो बढ़िया लाइटें दे दी है। बट पंच चलो ठीक है, पंच जिस सेगमेंट की गाड़ी है उस हिसाब से लाइटें वाइटें चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। इमरजेंसी में आपको ये बटन दबाना है। आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है तो आपको ये बटन दबाना है, डायरेक्ट आपके पास कॉल आएगी और आपकी हेल्प की जाएगी। तो ये टाटा ने कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे ऑफ़र किए गए हैं। सनरूफ जो है वो आपको पहले भी मिलती थी छोटी वाली, और अभी भी सनरूफ के ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। प्योर प्लस S वेरिएंट बेस वेरिएंट होगा अगर आप सनरूफ के फीचर लेना चाहते हो तो। बट मुझे थोड़ा सा ये छोटी वाली सनरूफ किसी काम की लगती नहीं है, तो आई थिंक कि अगर आप नॉर्मल वेरिएंट लोगे तो आपके 40-50 हज़ार रुपये के आसपास जो है वो बच जाएंगे, तो वो लेना थोड़ा बेटर सेंस बनाता है। हालांकि ये सनरूफ के साथ साथ ना कुछ फीचर्स और देती है टाटा। सनरूफ आपको मिल जाएगी, फिर रूफ रेल्स आपको मिल जाएगी, आपको रेंज सेंसिंग वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प के फीचर्स जो है ये भी गिफ्ट में देती है उसके साथ। तो पूरा जो पैकेज देती है ना, तब थोड़ा ये लगता है कि चलो यार ले लो। अदरवाइज तो सनरूफ के लिए आई थिंक इतने पैसे नहीं खर्चने चाहिए आपको। चलिए, तो लगभग फीचर से रिलेटेड हमने सभी बातें कर ली है, एंड अभी ड्राइव करते हैं। लास्ट में थोड़ा सा एक बार कंक्लूजन की तरफ चले जाएंगे कि कौन सा वेरिएंट आपको ख़रीदना चाहिए, कौन सा इंजन क्यों आपके लिए बढ़िया रहेगा, CNG खरीदो, पेट्रोल खरीदो, क्या कुछ आपको खरीदना चाहिए। चलिए ड्राइव स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई गाड़ी की विजिबिलिटी से। तो देखो विजिबिलिटी वाइज जो है वो पहले वाली पंच में और इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, तो कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपने चलाई है तो आपको पता ही होगा पंच की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बोनट लाइन आराम से दिखती है, आपको लगता है कि हाँ एक SUV टाइप ऑफ गाड़ी में आप बैठे हुए हो। काफ़ी अपराइट सीटिंग है गाड़ी की, बड़े बड़े ORVM से अब IRVM जो है उसमें भी आपको ये ऑटोमेटिक वाला फीचर आ गया। पिछला जो ग्लास एरिया है ना वो हल्का सा छोटा है पंच का, तो जब पीछे 3 लोग बैठते हैं या फिर अगर आप कुछ रख देते हो तो फिर थोड़ी सी IRVM में विजिबिलिटी कम आती है। उसके अलावा यहाँ पे विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है। पता नहीं भाई कैसे चल रहे हैं पुणे में लोग, 2 लोग बच गए आज गाड़ी के आगे आते आते। तो विजिबिलिटी पे थे हम, तो साफ साफ दिखता है पूरा एरिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्गोनॉमिक वाइज अगर अपन फिर बात करें क्या क्या चीज़ें रीच में है, कौन कौन से बटन्स जो है वो रीच में है, तो फिर जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है वो ठीक है, अच्छे से रीच में रहते हैं। थोड़े से ये है कि जो अपने वॉल्यूम वाले कंट्रोल्स है ना वो हल्के से नीचे की तरफ है, थोड़े से ऊपर होते तो
अप डाउन करने में, थोड़ा यूज़ करने में बेटर होता। बट ठीक है, आप जब चलाओगे कुछ दिन में तो आपको आदत पड़ जाएगी और ठीक लगेगा आपको। उसके अलावा ये टच स्क्रीन काफ़ी बढ़िया से रीच में है, फर्स्ट क्लास चलती है, मस्त काम करती है, पूरी HD है, फीचर पैक्ड स्क्रीन है। AC कंट्रोल्स आप देखोगे तो मैंने सब यहीं पे ही कर लिए हैं, क्योंकि नीचे भी टच करना है तो ऊपर ही क्यों ना मैं टच करके सारा काम कर लूँ, नीचे की तरफ मेरे को देखना नहीं पड़ेगा। ये फिर भी थोड़ा सा मेरे व्यू फील्ड में है, तो यहाँ से मैं AC को कंप्लीट कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके शॉर्टकट्स जो है वो यहीं पे मिल जाते हैं आपको। तो जनरली ये वाली स्क्रीन आपकी रहती है, फ़ोन कनेक्शन देखना है, यानी कि आपका जो एप्पल कारप्ले वगैरह है तो वो यहाँ से आप कर सकते हो, और AC फिर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। कुछ छोटी मोटी चीज़ें कंट्रोल करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे फैन स्पीड हो गई या AC को बंद करना है, आपको चालू करना है, तो वो एक चीज़ है। ये वाली बढ़िया स्क्रीन रीच में है। ये AC वाली जो स्क्रीन है ना, जो AC वाला पैनल है, ये थोड़ा सा कम रीच में रहता है, और इसमें देख देख के आपको बटन प्रेस करने पड़ते हैं, जिस वजह से आपकी रोड से नज़र हट के नीचे की तरफ चली जाती है, तो वो एक हल्का सा यहाँ पे इशू आता है। बट ये है कि टॉप एंड वेरिएंट्स जो है, एडवेंचर वेरिएंट्स, उसके ऊपर आपको ये ऑटोमेटिक AC मिलने लग जाता है। तो एक बार आपने टेम्परेचर सेट किया एंड यू आर गुड टू गो, ये अपना काम कर देगा, कोई सच आपको मेजर दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये थी रीच वाली चीज़ें, और बाकी सब चीज़ें तो अच्छे से रीच में है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। गियर नोब जो है वो अभी आपको ये नया वाला मिलने लग गया है, काफ़ी ऊपर तक है गियर नोब, तो इसको पकड़ने में भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आर्मरेस्ट और गियर नोब के बीच में भी जो है वो डिस्टेंस नहीं है ज़्यादा, तो वो भी ठीक है। आराम से, अगर आपके छोटे हाथ भी है, आप ज़्यादा सीट आगे करके भी बैठते हो, तब भी आप आर्मरेस्ट के ऊपर हाथ रख के और गियर नोब को पकड़ सकते हो, वो भी रीच में, यानी कि गियर नोब को यूज़ कर सकते हो, वो भी आपके रीच में है। अब मैं चला रहा हूँ 1.2 लीटर का ये नया टर्बोचार्ज इंजन, मतलब पंच के लिए नया है। बाकी नेक्सॉन में मैंने पहले भी चलाया है, और टाटा की अल्ट्रो जो है उसमें भी ये इंजन पहले आता था, अब फेसलिफ्ट के बाद नहीं आता है। 120 PS की पावर है, 170 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है वो ये जनरेट करता है, तो इंजन ऑन पेपर तो काफ़ी पावरफुल है। पंच के वेट के हिसाब से अभी तक जितना मैंने चलाया है, मैंने इसको कितना चलाया है एक बार वो मैं देख लेता हूँ। एक तो ये स्क्रीन जो है ना, इसमें बार बार आपको अभी जैसे टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन पे मैं था, तो यहाँ से 2-3 स्टेप में बैक होता है। मैं बैक करूँगा, फिर जाऊँगा व्हीकल इन्फो पे, 1 सेकंड, तब तक कोई मेरे आगे आ जाएगा। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे ना, तो आपको इंजन की आवाज़ आने वाली है। इनिशियल में अगर आपकी गाड़ी ऐसे आइडल में है तो आपको वाइब्रेशंस जो है वो भी हल्की हल्की फील होने वाली है, यानी कि जब तक ये अपनी टर्बोचार्ज की रेंज में नहीं आता तब तक आपको फील होने वाला है कि जी हाँ, ये वही 1.2 लीटर का NA इंजन है जो कि पंच में 3 सिलेंडर आता है। बट एक बार जब आपने स्पीड पकड़ ली, फिर उसके बाद ये इंजन आपको काफ़ी अच्छे से पुश देता है। फर्स्ट गियर में थोड़ा एक बार को आपको नॉइसी लगने वाला है, उसके बाद काफ़ी साइलेंट भी हो जाता है और काफ़ी आराम से जो है वो आपकी गाड़ी चलती है, यानी कि ईज ऑफ ड्राइविंग कहीं ना कहीं वहाँ पे आ जाती है। मैं एक बार आपको हल्की सी गाड़ी रोक के फिर दिखाता हूँ फर्स्ट गियर में लेके, तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एक ये देख लो, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ये फीचर जो है वो भी आता है, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा जो है ना वो आने लग गए हैं। सो अभी अपनी गाड़ी आइडल में है, एंड आइडल में इंजन की आवाज़ हल्की हल्की सुनाई दे रही है, वाइब्रेशंस जो है वो भी स्टीयरिंग पे हल्के हल्के महसूस हो रहे हैं। ऑल्सो आपको पैडल्स पे भी हल्के हल्के वाइब्रेशंस जो है वो महसूस होंगे। गियर नोब पे कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं हो रही, ये स्टेबल है। क्लच जो है गाड़ी का काफ़ी सॉफ्ट है लेकिन काफ़ी डीप है, तो अगर आप कोई मारुति की गाड़ी चलाते हो या फिर आप कोई होंडा की गाड़ी चलाते हो, तो जब आप पंच पे आओगे आपको लगेगा कि यार ये काफ़ी नीचे तक जाके जो है वो प्रेस हो रही है। तो क्लच जो है ना वो काफ़ी डीप जाती है और काफ़ी ऊपर आके छुटती है, तो पैर बार बार आपको उठाना पड़ेगा, फिर टेकना पड़ेगा, तो वो एक चीज़ है। सिटी में थोड़ा सा आपको यूज टू होने में टाइम लगेगा, बाकी हाईवे पे तो ज़्यादा यूज होगी नहीं। क्लच मैंने प्रेस की एंड गियर मैंने लगाया, हल्का सा गियर में भी नोचीनेस है, यानी कि थोड़ा सा टाइट लगता है। अब वो गियर बॉक्स में टाइट लग रहा है नहीं लग रहा है वो नहीं है, बट जो गियर नोब है ना, यहाँ पे आपको गियर जो है टाइट लगते हुए फील होंगे। क्लच पूरी मैंने प्रेस कर रखी है लेकिन फिर भी गियर हल्के से जो है वो टाइट महसूस होते हैं। जैसे ही पहले गियर में मैंने डाली, गाड़ी 1000 RPM के आसपास ले रही है अभी, एंड ये देखो
थोड़ी सी जो है वो कांपती है और उसके बाद आराम से अपनी चल पड़ती है। ड्राइव किया, 4000 आरपीएम तक मैं गया और सेकंड गियर में आराम से चल पड़ी। पुश काफी अच्छा देती है। ऐसे आपको लगेगा नहीं कि एकदम से जो पावर फील होती है ना, वो वाली फील नहीं आती, बट आप MID देखोगे ना तो तुरंत ऐसे चली जा रही है 100 पे। बट ओवरऑल वो फील जो आनी चाहिए, जो एक गाड़ी भागने वाली, वो फील कम आती है। गाड़ी का डिजाइन कुछ ऐसा बॉक्सी टाइप सा डिजाइन है, या फिर ओवरऑल जिस हिसाब के सस्पेंशन वगैरह है, तो वो थोड़ा एक आपको ये लग सकता है कि यार वो झटका नहीं लगा मुझे, वो फील नहीं आई भगाने में, बट गाड़ी भागती अच्छा है। देखो अभी थोड़ा सा एक बार मैं फ्री रोड पे आऊँ तो आपको भगा के भी दिखाता हूँ कि कैसी भागती है, क्या कुछ है। पुणे में यार ट्रैफिक का अलग ही है भाई कुछ हिसाब किताब। यहाँ पे आधी गाड़ियों पे तो अपनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही नहीं है, आधी गाड़ियाँ अपनी मर्जी से मुड़ जा रही है बिना किसी इंडिकेटर के, और बाइक वालों के सर पे हेलमेट भी नहीं है, और बाइक वाले तो देख ही नहीं रहे कि भाई पीछे से कोई गाड़ी है कि नहीं। ये देखो बढ़िया आवाज पूरी करता है, पूरा आपको आराम से सुनेगा कैबिन में कि हाँ जी आवाज हो रही है, पर चलती ठीक है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पुल करती है गाड़ी। और आप बढ़िया अगर भगाना चाहते हो तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको निराश नहीं करेगी, बस थोड़ा सा आवाज से कॉम्प्रोमाइज करना है आपको। अभी जब मैं 90 पे जा रहा हूँ, रोड की कंडीशन हालांकि काफ़ी अच्छी है, पर रोड की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इंजन के वोकल्स आ रहे हैं। उसके अलावा ना ही कोई विंड ब्लास्ट है, ना ही कोई रोड नॉइस है, टायर कोई आवाज़ नहीं कर रहे, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। इंजन की आवाज़ सबको ढक दे रही है। यहाँ पे पुलिस काफ़ी खड़ी है ना, क्या कुछ है, मुंबई हाईवे हो गई। जब गाड़ी आपकी 70 के आसपास रहती है तो 4th गियर में रहती है, और आरपीएम जो है वो लगभग आपके 2100-2200 आरपीएम के आसपास जो है वो ये कंज्यूम करती है। एक बार मैं 100 पे चेक करना चाहता हूँ 6th गियर में क्या आरपीएम रहते हैं, तो उससे थोड़ा सा एक माइलेज का अंदाज़ा भी आ जाएगा कि कितनी माइलेज देगी तो के बीच में से, लेकिन फिर भी हल्का सा पुश करके देखते हैं। बढ़िया यार, अब तो लग रहा है कि यहाँ पुल दे रही है, अब तो भागती हुई लग रही है भाई 100 पे। 100 पे एंड पुटिंग 6th गियर इन। मैं भूल भी जा रहा हूँ ना यार, इसमें 6 गियर है, क्योंकि जो 1.2 लीटर वाला NA है उसमें 5 ही गियर आते हैं, अभी भी 5 आते हैं, लेकिन ये टर्बो चार्ज में आपको 6 गियर मिलने वाले हैं। और अगर 60 पे आप हो, 6th गियर है, तो ये आपको बताएगी कि गियर आपका डाउन होगा। गियर इंडिकेटर आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे बल्कि अच्छे रास्ते से देखना, व्यू अच्छा था यहाँ पे। क्यों आवाज तो करता है यार इंजन, आप हल्का सा भी पुश करोगे ना तब भी आपको वोकल्स अच्छे से सुनाई देंगे इसके गाड़ी के अंदर। अभी हम 6th गियर में हैं एंड हमारी स्पीड 90 के आसपास है, और आरपीएम लगभग 1800 आरपीएम के आसपास है गाड़ी। और 90 पे जब 6th गियर लगा तो गाड़ी थोड़ी सी शांत भी हो गई वहां पे। बट हाँ, ओवरटेकिंग में काफी अच्छे से हेल्प कर रहा है, देता है पुश बढ़िया, और आराम से ओवरटेक कर जाती है। पुरानी वाली पन से कुछ लोगों को ये भी शिकायत थी कि यार ओवरटेक करते टाइम ना गाड़ी दबती है, तो वो शिकायत इससे बिल्कुल नहीं रहेगी आपको। ये बढ़िया से आपको ओवरटेक करने में हेल्प करेगा। सो हाई स्पीड्स में ना ये इंजन आपको अच्छे से हेल्प करेगा, माइलेज भी बढ़िया देगा एंड ओवरटेक करने में भी मतलब कमी नहीं है, बढ़िया पावर जनरेट करता है। ओके जी, 4th गियर में तो मैं था ही है, 4th गियर की अच्छा 5th गियर की इंडिकेशन दे रही थी।
कॉर्निंग वगैरह पंच ठीक कर लेती है, गाड़ी में है बॉडी रोल तो है बट उतना नहीं है, स्टेबल रहती है आराम से। अगर आप कॉर्निंग करना चाहो 70-80 पे तो कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टेबल फील होने वाली है। सस्पेंशन इस गाड़ी का काफ़ी बढ़िया है, आप सिटी में यूज़ करो इसको चाहे आप हाईवे पे यूज़ करो। सस्पेंशन के मामले में तो ये मान लो कि टाटा ने ये सोच के ही बनाई है कि भाई इसको गांव के लोगों को बेचना है। जो भी आदमी थोड़े गड्ढे वाले रास्तों पे रहता है, ज़्यादा गांव के इलाकों में जो है गाड़ी ड्राइव करता है अपनी, उनके लिए तो भाई ये सोना है सोना। इसके सेगमेंट की और कोई गाड़ी नहीं है जो इसके सस्पेंशंस को बीट कर सके। हमने फ्रोंक्स, अल्ट्रोज और पंच ये तीनों एक साथ ड्राइव की थी, माइलेज टेस्ट किया था और डिफरेंट जो रास्ते हैं उन पे हमने इसको ड्राइव किया था। तो पंच की राइड क्वालिटी ना मुझे सबसे बढ़िया लगी। अल्ट्रोज के सस्पेंशन भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट पंच में वो एक तो डर नहीं रहता गाड़ी को नीचे से टिकने का, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, और दूसरा टायर भी अच्छे हैं। टॉप मॉडल्स में तो 16 इंच के, बाकी नीचे वाले मॉडल्स में आपके पास यहाँ पे 15 इंच के आते हैं, बट काफ़ी बढ़िया से ये गाड़ी चलती है, काफ़ी बढ़िया से। पुलिस काफ़ी खड़ी हुई है, कहीं मेरे को पकड़ के दबोच ना ले कि भाई तू आ पहले। तो कोई ना कोई मंत्री संतरी आने वाला होगा पक्का, या फिर कोई इलेक्शन वगैरह का कुछ होगा, इस वजह से। देखो अभी 60 पे थे हम और बढ़िया से जो है वो गाड़ी कॉर्निंग करती है। थोड़ा बॉडी वेट जो है वो आपको महसूस होगा, क्योंकि यार वो एसयूवी है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, वो हिसाब का बॉडी शेप है, तो वो थोड़ा सा महसूस होता है, बट ठीक है, कॉन्फिडेंस देती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स मुझे पंच का ठीक लगता है, काफ़ी लाइट वेट स्टीयरिंग है। सिटीज़ में अगर आप चलाते हो ज़्यादा तो भी आपको परेशान नहीं करेगा, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और हाईवे पे का प्रॉपर हाई स्पीड्स में वेट जो है वो भी स्टीयरिंग में आता है, तो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स अच्छा है। क्या बढ़िया रास्ते हैं, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। टर्बो इंजन को ड्राइव करने में ऐसे ही रास्तों में मज़ा आता है, जिनमें थोड़े से कट्स हो, थोड़े घुमाव हो, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखती है। ओवरऑल जो इंगेजिंग ड्राइविंग है ना उसकी फील आती है। अब एक खाली रोड पे आप गाड़ी को चाहे 160 तक ले जाओ, उसमें वो फील नहीं आती जो फील ऐसे पहाड़ों वाले रास्तों में ड्राइविंग की आती है ना, तो वो आज हम पुणे में कर पा रहे हैं फील। अब इतनी सारी बातों के बाद आपका एक ही सवाल बचता है, वो है कि भाई परफॉर्मेंस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर माइलेज कितना देगी, माइलेज बताओ। तो देखो ये 1.2 लीटर जो रेवरट्रॉन है उससे तो कम ही माइलेज आपको निकाल के देगी। 1.2 लीटर रेवरट्रॉन मैंने जितना चलाया है तो वो लगभग 13, 14, 15 के आसपास की माइलेज जो है वो देता है। तो इस गाड़ी को अगर मैं यूज़ बता रहा हूँ, अगर आप गांव के इलाकों में मतलब हाईवे पे कम और सिटी में ज़्यादा यूज़ करोगे ना, तो आपके पास 11, 12, 13 के करीब का माइलेज जो है वो मिलने वाला है। अगर आप इसको फिर हाईवे पे ज़्यादा यूज़ करते हो, यानी कि 70% हाईवे एंड आपका 30% सिटी रहता है, तो फिर आपको माइलेज जो है वो ठीक दे देगी। आराम से आप मान के चलो कि 15-16 के करीब का माइलेज आप इससे निकाल लोगे। हाईवे पे अच्छी माइलेज देगी, सिटी यूज में आपको एक कम माइलेज देने वाली है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन सी गाड़ी या कौन सा फ्यूल ऑप्शन जो है वो आपको चूज़ करना चाहिए। तो देखो अगर आपकी रनिंग जो है वो एक साल में 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो फिर CNG अगर आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो तो CNG आप लो। ज़्यादा सिटी में चलाते हो, एकदम ही डेंस जो है ट्रैफिक में चलाते हो, तो फिर आप CNG ऑटोमेटिक की तरफ चले जाओ। अगर आपका यूज़ ये है कि नहीं यार मेरे को तो नॉर्मली चलना है, कभी मुश्किल से महीने में 1000 किलोमीटर चलानी है, 500 किलोमीटर चलानी है, बहुत कम गाड़ी निकलेगी, तो फिर आप चले जाओ पेट्रोल मैनुअल की तरफ। जो 1.2 नेचुरल एस्पिरेट पेट्रोल है आप उसको लो, ज़्यादा पैसे मत खर्च करो, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपकी गाड़ी चलेगी ही नहीं तो। और फिर आते हैं वो कस्टमर जो ये कहते हैं कि भाई मुझे चलानी तो कम है, पर मैं जब भी चलानी है मेरे को जूं जा करके चलानी है, पावर फील होनी चाहिए, तो उनके लिए फिर आता है टर्बो पेट्रोल। इसी वजह से टाटा ने इसको सिर्फ 2 ही वेरिएंट में दिया है कि जो चुनिंदा लोग थोड़े से वो फन टू ड्राइव वाला फैक्टर ढूंढ रहे हैं उनके लिए 2 वेरिएंट इनफ है। या तो थोड़े से कम फीचर वाला वेरिएंट ले लो, या फिर ये फीचर पैक टॉप वेरिएंट जो है वो उठा लो। ऑल्सो AMT में भी नहीं दिया है इसको, देख लो
बाकी आपका जो 1.2 लीटर वाला है वो AMT में आता है, ये नहीं आता। उसका भी यही रीज़न है कि इसको लेने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा जो है वो ड्राइव करना पसंद करते हैं, तो मैनुअल उनके लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। इस वजह से ये 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। 70,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है नॉर्मल पेट्रोल एंड टर्बो पेट्रोल के बीच में। तो अगर आप देख रहे हो कि भाई मैं थोड़ा सा इंगेजिंग ड्राइविंग भी ले लूँ, मैं थोड़ी पावर फील वाली गाड़ी भी ले लूँ, ज़्यादा आप जो है वो पहाड़ों वहाड़ों में जाते हो, या फिर आपकी ट्रैवलिंग कुछ ऐसी है कि आप ज़्यादा फैमिली ट्रिप्स के लिए इसको यूज़ करना चाहते हो, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए सिर्फ, तो भी आप टर्बो वेरिएंट की तरफ जा सकते हो। माइलेज वहाँ पे लॉन्ग ट्रिप्स पे आपको दे देगा, प्लस जो एक हाईवे का है ड्राइविंग कंफर्ट वो आपका ये बरकरार रखेगा। ओके, सो ये था मेरा रिव्यू इस टर्बो पेट्रोल पंच के बारे में। इंजन ये नेक्सॉन में भी देखा था, अल्ट्रोज में भी देखा था, तो ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है। पंच में अगर आप इसको ढूंढ रहे थे, कुछ लोग ढूंढ रहे थे, तो उनके लिए टाटा ने ये दे दिया है। ओके, अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो फिर आप वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर आपको कवर करवानी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, रिप्लाई कर देंगे। या फिर कुछ और वीडियोज़ अगर हम इन फ्यूचर करेंगे इस इंजन के बारे में, तो वहाँ पे भी आपको जो है वो रिप्लाई दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।